हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बल और गति का पार्ट सेकंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट फर्स्ट में अपन ने 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या बोल रहा है। न्यूटन ने अपने किस नियम में संवेग की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो देखिए प्रथम नियम तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, और जो तीसरा नियम है उसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देखिए जो दूसरा नियम है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दूसरे नियम के अंदर ही संवेग की अवधारणा प्रस्तुत की है, P बराबर m गुणा v। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग, उसको अपन क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इसी संवेग से फिर अपन क्या निकालते हैं, बल को अपन निकालते हैं F बराबर m गुणा a। ठीक है, तो यदि अपने से पूछा जाए कि संवेग m गुणा v और F बराबर m a, मास गुणा त्वरण, ठीक है, तो ये न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। प्रतिक्रिया की क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत एवं बराबर होते हैं। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल विपरीत और बराबर होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। अपने से असत्य ऑप्शन मतलब असत्य वाला पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना है, जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपन देख लेते हैं। जैसे रॉकेट के अंदर क्या होता है, रॉकेट से जब गैस से नीचे की ओर जाती है तो रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो रॉकेट के ऊपर क्या लग रहा है, रॉकेट के तो ऊपर की ओर बल लग रहा है, जबकि गैसों पर नीचे की ओर बल लग रहा है। इसी प्रकार से बंदूक की अगर बात करते हैं, तो बंदूक से जब गोली आगे की ओर निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर चलती है, फिर पीछे की ओर मूव करती है। तो यहाँ पर गोली और बंदूक क्या है, अलग अलग वस्तुएं हैं, और दोनों की गति कैसी हो रही है, दोनों पर जो बल लग रहा है वो विपरीत और बराबर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, स्नेह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो स्नेह है उसका उपयोग घर्षण बल को कम करने में किया जाता है। देखिए जो स्नेह होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन देख लेते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया, इसी प्रकार से ग्रीस हो जाता है, इसी प्रकार से तेल, कुछ तेल भी होते हैं जो कि ग्रीस जो कि स्नेक की तरह काम करते हैं। और जैसे कैरम बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो कैरम बोर्ड में जब अपन पाउडर डालते हैं तो क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक स्नेक की तरह काम करता है। तो देखिए ग्रीस, तेल, इनका यूज करने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। तो इन जैसे ग्रीस और तेल का उपयोग अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार की मशीनों में करते हैं। तो तेल जैसे ही डालते हैं तो वो मशीनें क्या होती है, उनको चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से स्नेह का जो उपयोग है वो घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, किसी लंबी पाइप में गेंद की गति उदाहरण है। तो बहुत ही आसान है ये। तो किसी एक लंबी पाइप दे रखा है, लंबा पाइप, उसमें यदि कोई बॉल है, कोई गेंद है, यदि गति कर रही है तो एक क्या होगी, एक सरल रेखीय गति होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, फल लगे पेड़ की डाली को जब हिलाते हैं तो उससे फल गिरने का कारण है। तो देखिए जब किसी पेड़ की डाली को जब हिलाते हैं तो फल गिरने का जो कारण होता है वो होता है स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम। क्या होता है, स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम। देखिए स्थिर अवस्था की जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बने रहना चाहती है। तो जब पेड़ को जब आप हिलाओगे, पेड़ की डाली को जब हिलाते हो तो पेड़ की डाली तो क्या होती है, आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जो फल है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, जिससे वो क्या होता है, फल उस डाली से अलग हो जाता है। ठीक है नहीं, तो ये कौन से नियम की पालना कर रहा है, ये स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम की पालना कर रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में क्या हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले तो उत्प्लावन बल होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए उत्प्लावन बल का मतलब है कि यदि आप किसी द्रव के अंदर, किसी द्रव में यदि आप किसी वस्तु को डुबाते हो, किसी भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं फुटबॉल है, कोई बॉल है, यदि आप इस बॉल को पानी में डुबाते हो तो आप महसूस करोगे कि इसके ऊपर एक बल लगेगा, आप ऊपर की ओर एक बल महसूस करोगे और इसी बल को अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल या फिर बायोंसी फोर्स कहते हैं। तो अब देखिए इस बॉल का तो नीचे की ओर क्या लगेगा, mg बल लगेगा, ग्रेविटेशनल बल, ठीक है नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg, और इस पानी के कारण ऊपर की ओर क्या लगेगा, बायोंसी फोर्स। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यदि उत्प्लावन बल वस्तु का भार क्या है, मतलब कि mg ज़्यादा है किससे, इस उत्प्लावन बल से, बायोंसी फोर्स से, तो वस्तु कहाँ चली जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी। इसका मतलब वो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यदि मान लीजिए कि ये जो उत्प्लावन बल है ये इसके mg से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये पानी के ऊपर क्या होगी, ये तैरने लगेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में, उत्प्लावन बल का मान बराबर होता है। तो देखिए उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो उत्प्लावन बल है, जैसे मान लीजिए कि किसी द्रव के अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक कोई पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें आप कोई बड़ी वस्तु को डुबा रहे हो, इसमें किसी बड़ी वस्तु को जब आप डुबाओगे तो यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलने लगेगा। ठीक है नहीं, तो देखिए मान लीजिए कि ये जो पानी बाहर निकला है, ये जो पानी बाहर निकला है, इसका जो भार होगा, इसका जो भार होगा वही क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल के बराबर होगा। तो ध्यान में रखना है कि जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मतलब कि जब आप इस वस्तु को इसके अंदर पानी में डुबाओगे तो पानी जो बाहर निकलेगा, जो बाहर पानी निकल रहा है, जो द्रव बाहर निकल रहा है, उसका जो भार होगा वो क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल के बराबर होता है। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 में देखिए, जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो जलयानों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में जिस नियम का उपयोग किया जाता है वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो उत्प्लावन बल से ही संबंधित है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ही यही बोलता है कि यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में जब आप डुबा देते हो तो जो द्रव बाहर की ओर निकलता है, जो द्रव बाहर की ओर निकलता है, इसका जो भार होगा वही उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। अब ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कैसे आधारित हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए कि पानी के अंदर आप पनडुब्बियाँ बना रहे हो, जैसे जहाज़ बना रहे हो, तो ये जो जहाज़ है ये पानी में नहीं डूबना चाहिए, ये जो जहाज़ है ये पानी में नहीं डूबना चाहिए। तो पानी में कब नहीं डूबेगा, जब इसका जो भार होगा वो, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, बायोंसी फोर्स, क्या लगेगा, बायोंसी फोर्स या फिर उत्प्लावन बल। अब देखिए जब उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा इसके भार से तो जहाज़ क्या होगा, ऊपर की ओर तैरने लगेगा। ठीक है, और अपन यही तो चाहते हैं कि जहाज़ क्या हो, पानी के ऊपर तैरे। तो ये कौन से सिद्धांत की पालना कर रहा है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत की तो पालना कर रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर क्या लग रहा है, बायोंसी फोर्स, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, इसका mg। तो जब बायोंसी फोर्स ज़्यादा होगा तो वो जहाज़ क्या होगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुरुत्वीय बल त्वरण का मान पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा गहराई पर जाने पर हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा गहराई पर जब जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। इसको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी की सतह पर खड़ा है तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, g होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर त्रिज्या r है और हमें पता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति ऊपर की ओर जाएगा पृथ्वी सतह से, तो r क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा तो g क्या होगा, कम होगा। r बढ़ेगा तो g क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होना चाहिए,
कम होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सतह से नीचे की ओर जाते हैं अपन, तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। ध्यान में रखना ये कि जब पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं और नीचे की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। अब नीचे की ओर जाते हैं तो कम क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखिए, नीचे की ओर जाते हैं तो आर तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो बढ़ना चाहिए। लेकिन ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो भी तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखिए, दो वस्तुओं के बीच का जो गुरुत्वीय बल होता है वो क्या होता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वीय त्वरण है, मान लीजिए m1 है और ये m2 है, तो गुरुत्वीय इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा? F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, जब पृथ्वी के अंदर नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी का मास कम होगा कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? पृथ्वी का मास कम होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? इन दोनों के बीच का बल क्या होगा? कम होगा। और जब बल कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा? नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो अपने को ये याद रखना है कि आप तो ये याद रखिए कि जब पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं और जब नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी सतह पर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए, जो अपनी पृथ्वी है उसका जो आकार है वो कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल गोल गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका पोल कहलाता है और ये इसकी विषुवत रेखा क्या कहलाती है, या फिर इसको क्या कह सकता हूँ मैं? इक्वेटर प्लेन कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका ध्रुव हो गया यहाँ पे और ये इसकी विषुवत रेखा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जब पोल से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ की त्रिज्या r1 है और यहाँ की त्रिज्या r2 है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या है? r2 ज़्यादा है r1 से। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। तो यहाँ पर देखिए, अपने को पता है कि g बराबर क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा। तो देखिए, पोल से जब विषुवत रेखा की ओर अपन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? r बढ़ रहा है, तो जब r बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है? गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से, तो देखिए जो गतिज घर्षण बल है वो चरम घर्षण बल से क्या होता है? छोटा होता है। देखिए छोटा कैसे होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये रुकी हुई है। जब आप इसको धक्का देते हो, फोर्स लगाते हो, तो देखिए शुरुआत के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। क्यों बहुत ज़्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इसके पीछे जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण बल है वो क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी ये चलना स्टार्ट करती है तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे को थोड़ा बल कम लगाना पड़ रहा है। क्योंकि जब वस्तु गति अवस्था में आ जाती है तो जड़त्व के नियम से क्या होता है? वो गति में ही बनी रहना चाहती है, तो आपको वहाँ पर बल कम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो गति अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गतिज घर्षण। और उस कंडीशन के अंदर जो घर्षण बल होगा वो कैसा होगा? कम होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 में देखते हैं, गर्म हवा से भरने पर गुब्बारा ऊपर उठता है क्योंकि। तो देखिए गर्म हवा से भरने पर गुब्बारा ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि जो गर्म हवा होती है उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। जो हवा जो गर्म है उसका घनत्व कैसा होता है? उसका घनत्व कैसा होता है? कम होता है। और हमें पता है कि जिन गैसों का घनत्व कम होता है, जो हल्की होती है, वो वायुमंडल में कैसी होती है? ऊपर की ओर होती है। और जिनका घनत्व ज़्यादा होता है वो वायुमंडल में कहाँ होती है? नीचे की ओर होती है। तो जब इसका घनत्व कम है तो ये जो गर्म हवा है वो कैसी होगी? हल्की होगी और इस गुब्बारे को कहाँ ले जाएगी? ऊपर की ओर ले जाएगी। तो यहाँ से कम घनत्व के कारण क्या होता है? गुब्बारा ऊपर की ओर उठने लगता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, लिफ्ट पंप का कार्य किस सिद्धांत
पर आधारित होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो लिफ्ट पंप का जो कार्य होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दाब, अब दाब की परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है अपने को पता होना चाहिए। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो अब देख लेते हैं एक बार, कौन प्रति इकाई आयतन पर ऊर्जा, ऊर्जा की तो कोई बात ही नहीं है। बल देखिए प्रति इकाई आयतन पर बल, आयतन की भी यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूले में कोई आयतन नहीं आ रहा है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल, हाँ इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को चौगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तब प्रारंभिक दाब का हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक बल लग रहा है किसी क्षेत्रफल के ऊपर, क्या लग रहा है? कोई क्षेत्रफल है, मान लीजिए यहाँ पर क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है, ठीक है F, और इसका क्षेत्रफल कितना है? A है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन एरिया, अपने को पता है फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है? F अपॉन A। अब क्या बोल रहा है? यदि बल को चौगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया अपन ने? 4 गुना कर दिया, ठीक है, और क्षेत्रफल को आधा कर दें, चलिए आधा कर देंगे तो A/2, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर, तो ये कितना हो जाएगा? 8F। तो यहाँ से P डैश जो आएगा वो कितना जाएगा? 8F अपॉन A। तो ये क्या हो गया? ये प्रारंभिक दाब का कितना हो गया है? 8 गुना हो गया है। कितना हो गया है? 8 गुना। A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है जो बैरोमीटर है उसका उपयोग दाब को मापने में किया जाता है। किसको मापने में किया जाता है? दाब को मापने में किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलने लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए जैसे जैसे वायुमंडल में अपन ऊपर की ओर जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय जो दाब होता है उसमें क्या होती है? कमी आती है, ठीक है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब में क्या होगी? कमी हो जाएगी, और जब दाब में कमी हो जाएगी तो अपन जब इतनी ऊंचाई पर चले जाए कि अपने जो शरीर के अंदर जो रक्त नलिकाएं हैं उनमें जो रक्त का जो दाब है वो यदि ज़्यादा हो जाए किससे? वायुमंडलीय दाब से, मतलब कि इतनी ऊंचाई पर चले गए कि अपना जो रक्त का जो दाब है वो ज़्यादा हो जाए किससे? वायुमंडलीय दाब से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अपने नाक से खून निकलने लग जाएगा। तो कब होगा ये? जब वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। किसके कारण होगा ये? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। एक लिफ्ट ऊपर की ओर A त्वरण से गतिमान है, M द्रव्यमान के यात्री द्वारा फर्श पर आरोपित बल होगा। तो देखिए लिफ्ट वाले केस में अपने को ध्यान में रखना है कि जब मान लीजिए ये लिफ्ट है और यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यदि ये लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर इस व्यक्ति का जो भार होता है वो क्या हो जाता है? mg+a हो जाता है। कितना हो जाता है? g+a, ठीक है। और यदि ये जो लिफ्ट है यदि ये नीचे की ओर A त्वरण से जाती है तो इसका जो भार होगा वो कितना हो जाएगा? mg-a। कितना हो जाता है? mg-a। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति में जा रही है तो उसका भार बढ़ जाता है, और यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति में जा रही है तो उस केस में क्या होगा? उस व्यक्ति का जो भार है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यदि एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो मास कितना हो जाएगा? mg+a। कौन सा ऑप्शन? इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा, mg+ma। लेकिन यदि अपने से क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि यदि एक समान वेग से जा रही है, यदि लिफ्ट कहाँ से जा रही है? एक समान वेग से, इस लिफ्ट के पास कोई त्वरण नहीं है, केवल इतना ही बोला गया है कि एक समान वेग से जा रही है,
तो उस केस में इस व्यक्ति का जो भार होगा वो mg के बराबर ही होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल होता है। तो देखिए जो भारहीनता की अवस्था जो होती है, भारहीनता का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए भारहीनता के अंदर क्या होगा, जो प्रतिक्रिया बल है वो 0 के बराबर हो जाती है। भारहीनता के अंदर क्या होता है, जो प्रतिक्रिया बल है वो 0 के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए ये लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट मान लीजिए कि यहाँ पर किसी से बंधी हुई है, ठीक है, ये रस्सी से बंधी हुई थी, ठीक है, या फिर किसी से बंधी हुई है और ये रस्सी टूट गई। क्या हो गई, ये रस्सी टूट गई और ये लिफ्ट नीचे से क्या किससे जी त्वरण से जा रही है, या फिर जी त्वरण से, इसका जो ए है वो किसके बराबर हो गया है, जी के बराबर हो गया। और मैंने क्या कहा था कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति में जाती है तो इस व्यक्ति का जो आभासी भार होता है वो कितना होता है, mg माइनस ma। और यदि a किसके बराबर हो गया, a g के बराबर हो गया तो mg माइनस ma mg कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि इस व्यक्ति को जो भार है वो कितना महसूस होगा, 0 महसूस होगा। और यही क्या होती है, भारहीनता की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति को अपना जो भार है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम हल्का हल्का उसको लगता है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है, भारहीनता की अवस्था में जो वस्तु का जो भार होता है या प्रतिक्रिया जो बल होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुभव करता है। तो ध्यान में रखना है कि किसी भी जलाशय का जो दाब होता है वो कहाँ पर अधिकतम महसूस करता है, वो महसूस करता है पेंदे के ऊपर। जैसे मान लीजिए कोई भी ये है पात्र है, इसमें यदि आप जल भरा हुआ है इसमें, और मान लीजिए कि ये कुछ बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए कि ये एक पहला बिंदु है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो जो बिंदु पेंदे में होगा वहाँ का दाब क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए ये जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, रो जी एच के बराबर। मतलब कि किसी ये जल या लिक्विड के द्वारा, कोई भी लिक्विड है और इसकी सतह से एच हाइट पर, ये जो एच हाइट है, मान लीजिए कि सतह से एच हाइट नीचे की ओर, या फिर हाँ एच हाइट नीचे की ओर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर जो दाब होगा इस द्रव के कारण वो क्या होगा, रो जी एच के बराबर। जैसे जैसे एच बढ़ेगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे उस बिंदु पर दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो सबसे जो कौन से बिंदु पर सबसे जो हाइट होगी वो कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा होगी इसके पेंदे के ऊपर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपन जैसे घरों के अंदर जो नल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अपने घरों में जो नल लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, नीचे की ओर ही तो लगाते हैं। नीचे की ओर क्यों लगाते हैं, ताकि जो पानी है वो क्या हो, स्पीड के साथ आए, बहुत तेज़ी से के साथ आए। ठीक है नहीं, क्यों तेज़ी के साथ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर दाब क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यदि अपन ऊपर की ओर लगाएंगे तो कम दाब से कम वेग से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।